रिस्ट्रिक्ट का मतलब रोकता है, लेकिन ये तो डीएनए को काटता है। देखिए बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड, बैक्टीरिया में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मौजूद होते हैं, इसको आइसोलेट कहां से किया जाता है? बैक्टीरिया से। और बैक्टीरिया वायरस से सुरक्षा के लिए अपने अंदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को बनाता है, ठीक है। लेकिन इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डीएनए को एक पर्टिकुलर लोकेशन पर काटता है, रिस्ट्रिक्टेड लोकेशन पर काटता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि कहीं पर भी काट देगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? मॉलिक्यूलर सीजर है, मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर कैंची है। एक मॉलिक्यूलर सीजर और होता है, उसको बोलते हैं हेलिकेज, ठीक है। हेलिकेज भी क्या है? मॉलिक्यूलर सीजर, क्योंकि डीएनए क्या है? बायोमॉलिक्यूल। ये एंजाइम या हेलिकेज दोनों क्या करते हैं? डीएनए को कट करते हैं, लेकिन दोनों को काटने का तरीका अलग है। हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करेगा, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको कट करेगा, और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किसको कट करेगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर समझते हैं? जैसे ये डीएनए है, एडेनिन है, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यहाँ थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, ये फॉस्फोडाइएस्टर है, इसको कट करेगा। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, उसको काटता है। तो दोनों के काटने का मैकेनिज्म अलग है। लेकिन पूछा जाए बायोटेक्नोलॉजी में कौन सा मॉलिक्यूलर सीजर यूज किया जाता है, तब क्या आंसर होगा? बायोटेक्नोलॉजी में किस मॉलिक्यूलर सीजर को यूज करते हैं? बताइए, क्वेश्चन आया हुआ है कि बाय रिस्ट्रिक्शन, इसको, ये भी मॉलिक्यूलर सीजर है, लेकिन इसको बायोटेक्नोलॉजी में यूज नहीं करते हैं। ये हमारे सेल के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होता है, या किसी प्लांट सेल, किसी एनिमल, सब में होगा ये, ठीक है। हेलिकेज का क्या वर्क है वो आप मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में समझते हैं। देखिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर्ड किसने किया था? वार्नर एंड आर्बर, दो साइंटिस्ट थे, ठीक है। वार्नर आर्बर, एक ही का नाम है, वार्नर आर्बर एंड हेलमिंटन स्मिथ, शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं आर्बर एंड स्मिथ, ठीक है। उनका सरनेम लिखा जाता है आर्बर एंड स्मिथ ने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर किया था। अगर पूछा जाए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट किसने किया था, प्राप्त किसने किया था? देखिए, डिस्कवरी अलग चीज होती है और उसको बैक्टीरिया से निकालना अलग चीज है। तो आइसोलेट इन्होंने किया था, स्मिथ ने, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? आइसोलेट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट किया था इन्होंने, समझ में आया? इन्होंने डिस्कवरी की थी उसकी, आर्बर साइंटिस्ट ने, लेकिन दोनों को मिला करके कंट्रीब्यूशन जाता है, ठीक है। 1978 में 3 साइंटिस्टों को नोबेल प्राइज मिला था इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी के लिए, आर्बर, स्मिथ, और एक नाम कोई बताएगा? नैंथस, एक नाम है नैंथस। 3 साइंटिस्टों को मिला था नोबेल प्राइज, समझ में आया? तो ये हो गया। अब एनसीईआरटी बुक में कुछ लिखा हुआ है, वो समझ लीजिए। 1963 में 2 एंजाइम को खोजा गया था, 2 एंजाइम डिस्कवर्ड, ठीक है। 1963 में 2 एंजाइम क्या किए गए थे? खोजे गए थे, डिस्कवर्ड। कहां से खोजे गए थे ये? फ्रॉम बैक्टीरिया, इसको बैक्टीरिया से खोजा गया था, ठीक है। 2 एंजाइम में एक एंजाइम था मिथाइलेज, एक क्या था? मिथाइलेज, ठीक है। और दूसरा एंजाइम था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। 2 एंजाइम को डिस्कवर्ड किया था बैक्टीरिया में। उन्होंने बताया था इन साइंटिस्टों ने कि बैक्टीरिया में 2 एंजाइम होते हैं, एक एंजाइम होता है मिथाइलेज, एक एंजाइम होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। मिथाइलेज क्या करता है? मिथाइलेज, ठीक है, पहले लिख लीजिए, एड मिथाइल ग्रुप टू बैक्टीरियल डीएनए। ये बैक्टीरिया का जो डीएनए है उस पर मिथाइल ग्रुप को ऐड करेगा।
क्या होगा ऐड करने से? ठीक है, इट प्रोटेक्ट लिखेंगे बैक्टीरियल डीएनए अगेंस्ट, पहले लिख लीजिए, समझा रहा हूं, अगेंस्ट ओन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, इसको इतना लिख लीजिए, मैं समझा रहा हूं। हो गया? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सबको पता है, कट डीएनए को कट करता है। ठीक है, एट स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, एंड लिखेंगे प्रोटेक्ट बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट कराएगा, बैक्टीरिया अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफाज के इन्फेक्शन से बचाता है। यही लिखा है ना, पढ़ लीजिएगा। अब समझ लीजिए, देखिए 1963 में साइंटिस्टों ने 2 एंजाइम खोजे। उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई है, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर 2 एंजाइम मिलेंगे देखने को। एक एंजाइम होता है मिथाइलेज और एक एंजाइम क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये बैक्टीरिया अपनी सुरक्षा के लिए, जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा जाए कहाँ मिलते हैं, बैक्टीरिया में होते हैं। क्या काम होता है, क्यों बैक्टीरिया में होते हैं? क्योंकि बैक्टीरिया को अपने सुरक्षा के लिए रखे रहता है। किससे सुरक्षा? वायरस से। बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया पर अटैक ना कर पाए, उससे बचने के लिए बैक्टीरिया अपने अंदर क्या रखता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्योंकि जैसे ही बैक्टीरियोफाज इसको अटैक करेगा, बैक्टीरिया को अपना डीएनए एंटर करेगा, तुरंत रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेंगे, उसके डीएनए को कट कर देंगे। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोटेक्शन के लिए होता है बैक्टीरिया में, अपनी सुरक्षा के लिए। ये मिथाइलेज एंजाइम क्या करता है, देखिए बैक्टीरिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बना रहा है, ये दूसरे के डीएनए को तो काट रहा है। किसके डीएनए को? वायरस के। ठीक है, लेकिन अपना डीएनए भी तो कट सकता है इससे। अपना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से बैक्टीरिया का खुद का डीएनए भी तो कट सकता है, नहीं कट सकता है। तो अपने डीएनए को कैसे बचाएगा? तो अपने डीएनए को बचाने के लिए मिथाइलेज एंजाइम बनाता है। वो मिथाइलेज क्या करता है, वो मिथाइलेज एंजाइम बैक्टीरिया के डीएनए के पास जाकर के ऐड हो जाएगा, फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया का अपने डीएनए को नहीं कट करेगा। मतलब बैक्टीरिया अपने डीएनए को अपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से बचाने के लिए अपने डीएनए को क्या करता है, मिथाइलेशन करा लेता है। किससे? मिथाइलेज एंजाइम से। समझ में आ रहा है ये चीज? हाँ, छुपा लेता है। मिथाइलेज एंजाइम, चूंकि बैक्टीरिया ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बना रहा है, ये बाकी बाहर के डीएनए को कट कर रहा है, तो अपना भी डीएनए कट हो सकता है। अपने डीएनए से कट होने से बचाने के लिए अपने लिए स्पेशली एक मिथाइलेज एंजाइम बनाता है। वो मिथाइलेज क्या करता है, मिथाइल ग्रुप को ऐड कराएगा। किस पर? अपने डीएनए पर, जिससे अपना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अपने डीएनए को नहीं काट पाएगा। इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। अपना डीएनए मॉडिफाइड कर लिया। किसने? बैक्टीरिया ने। कैसे? मिथाइलेशन से। किसके अगेंस्ट में मॉडिफाइड किया? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के अगेंस्ट में, ताकि ये कट ना कर पाए। ठीक है, तो एक वर्ड है रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। अगर कहा जाए ये क्या चीज है, तो इसमें यही बताएंगे, इस सिस्टम में बैक्टीरिया मिथाइलेशन प्रोसेस से, मिथाइलेज एंजाइम की मदद से अपने डीएनए को बचाता है। किससे? अपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। ठीक है, तो ये मिथाइलेज का एक काम ये हो गया। समझ में आया? हो गया?
हटा दे रहे हैं, बढ़ाएं इसको। देखिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम, कहां से आइसोलेट किए जाते हैं? फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रेन। डिफरेंट स्ट्रेन का मतलब समझते हैं? स्ट्रेन्स का मतलब वैरायटी है ऑफ प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोटिक सेल से आइसोलेट किया जाता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब यहां पर है बैक्टीरिया से आइसोलेट किए जाते हैं। कहां से? बैक्टीरिया से। ठीक, सभी बैक्टीरिया में देखने को नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, सभी बैक्टीरिया में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है। ठीक, अब तक कितने? अब तक जो है मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट किया गया है। आइसोलेटेड फ्रॉम 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की 230 वैरायटी से अब तक 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट किया गया है। 230 स्ट्रेन मतलब वैरायटी। ठीक है, अब एक चीज यहां से ये समझनी है कि क्या एक बैक्टीरिया में एक से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मिल सकते हैं? बताइए, एक बैक्टीरिया में एक से ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे भाई 230 वैरायटी है तो जाहिर सी बात है एक वैरायटी में एक से ज्यादा होगा ना, क्योंकि 9 से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टोटल आइसोलेट किए गए हैं। तो एक बैक्टीरिया में एक से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो सकते हैं। समझ में आया? सबसे पहला जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो आइसोलेट किया गया था, आइसोलेटेड, ठीक है, वो क्या था? हिंड सेकंड था। हिंड सेकंड 1968 में, 1968 में, ठीक है, 5 साल बाद, बुक में लिखा है आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की जब हुई थी 1963 में, उसके 5 साल बाद पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो आइसोलेट किया गया था वो था हिंड सेकंड। लेकिन पहला डिस्कवर्ड कौन सा था? हिंड फर्स्ट। देखिए, हिंड फर्स्ट, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलते हैं, ये जानते हैं क्या है? ये सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी है। एक बैक्टीरिया से पहले हिंड फर्स्ट निकाला गया, हिंड फर्स्ट डिस्कवर्ड किया गया, उसके बाद हिंड सेकंड। तो हिंड फर्स्ट का नाम नहीं आता है। अगर कहा जाए पहला कंप्लीटली पूरी तरीके से कंप्लीट सक्सेसफुल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा था जो डिस्कवर्ड किया गया था? वो हिंड सेकंड था। हिंड फर्स्ट का जिक्र नहीं आता है क्योंकि उसको आइसोलेट नहीं किया गया था, प्राप्त नहीं कर पाए थे, केवल खोजा ही गया था। समझ में आया? और बायोटेक्नोलॉजी में उसको यूज भी नहीं किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में हिंड फर्स्ट को नहीं यूज करते, हम हिंड सेकंड को यूज करते हैं। कोई बताएगा क्यों नहीं यूज करते हम? नहीं, ये नहीं है, बाद में आइसोलेट किया गया था, इसके बाद आइसोलेट हुआ था। ठीक है, हिंड सेकंड, देखिए डिस्कवरी हिंड फर्स्ट की थी, प्राप्त किया गया पहले हिंड सेकंड, इसलिए इसी का जिक्र होता है। हिंड फर्स्ट बाद में आइसोलेट किया गया था, लेकिन उसको बायोटेक्नोलॉजी में यूज नहीं किया जाता है। कारण जानते हैं कोई? उसके काम करने का तरीका नहीं सही है। जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं? डीएनए को एक पर्टिकुलर लोकेशन पर काटते हैं, यहां काटना तो यहीं काटेंगे, ठीक है, उनकी एक फिक्स साइट होती है। लेकिन हिंड फर्स्ट जो था वो उसकी जो साइट थी जहां काटना चाहिए था वहां ना काट करके उससे बहुत पहले कट करता था या बहुत बाद में। ठीक है, उसकी जो रिकॉग्निशन साइट थी उससे फॉर अवे वो कट करता था, इसीलिए उसको नहीं यूज किया जाता है, यही कारण है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को एक विशेष लोकेशन पर काटते हैं, विशेष लोकेशन पर। ठीक है, उस सीक्वेंस को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करते हैं, पहले लिखेंगे रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज एंड कट, कट करेंगे स्पेसिफिक सीक्वेंस, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को कट करते हैं, उनको क्या बोलेंगे? कॉल्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मतलब डीएनए में जिस जगह पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है उस सीक्वेंस को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। समझ में आ रहा है? और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को बोलते हैं मिरर रिपीट सीक्वेंस, मिरर
रिपीट सीक्वेंस, या इसका दूसरा नाम है इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस। जैसे देखिए बुक में लिखा गया है मलयालम, मलयालम, ठीक है। इधर से पढ़िए तो वही पढ़ा जाएगा, इधर से पढ़िए तो वही है। पढ़ के देखिए, MALYALAM, MALYALAM, है ना, ठीक। जैसे शीशे में अगर आप देखेंगे तो आपका जो ईयर है वो इधर दिखाई देगा, लेटरल इन्वर्जन होता है, प्लेन मिरर में होता है ना। तो ये रिपीट देखिए, मलयालम इधर से पढ़ रहे हैं और इधर से पढ़ रहे हैं, सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। मैं एक आपको सीक्वेंस लिख के दिखा रहा हूं। एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है EcoR1, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम क्या है? EcoR1। ये किस सीक्वेंस को काटता है डीएनए में? GAATTC, GAATTC। मतलब डीएनए में जहां पर इसको ये सीक्वेंस दिखाई दे जाएगा उसको ये पहले पहचानेगा। जैसे मान लीजिए ये डीएनए है और यहाँ पर ये वाली सीक्वेंस यहाँ पर लगी है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा? पहले इसको रीड करेगा कि हमारी सीक्वेंस कहाँ है जिसको हमको काटना है, तो उसको पता लगा, पहचान में आ जाएगा कि यही सीक्वेंस है। फिर यहाँ बाइंड कर जाएगा वो, ये एंजाइम क्या करेगा? यहाँ बाइंड करेगा पहचानने के बाद, इसके बाद उस पर कट करेगा। कट करने का तरीका अलग अलग होता है, समझ में आया? तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिस सीक्वेंस को पहचानते हैं वो मिरर इन्वर्टेड रिपीट है। देखिए इधर से पढ़िए GAATTC, इधर से पढ़िए, सेम है ना। ये रिपीट तो है लेकिन इन्वर्टेड रिपीट है, अपोजिट डायरेक्शन में रिपीट है, सेम डायरेक्शन में रिपीट नहीं हो रहा है। इधर से पढ़ रहे हैं और इसको इधर से पढ़ रहे हैं तो डायरेक्शन अपोजिट है, रिपीट तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रिपीट हो रही है। लिखा ना मिरर रिपीट, ठीक। जैसे एम्बुलेंस लिखा रहता है ना, एम्बुलेंस पे तो उल्टा लिखा रहता है ना, जब उसको सामने मिरर में आएगा तो क्या हो जाएगा? सीधा। तो वही लेटरल इन्वर्जन है वो चीज, वो ठीक रिपीट है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। समझ में आया? अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को जो काटेंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को, वो दो तरीके से कट करते हैं। इसमें अगर कहा जाए सेंटर कहाँ है, तो सेंटर इसमें ये है, बीच में। ये देखिए 3 इधर से करिए, 3 इधर, बीच में सेंटर यहाँ आया, यहाँ, ठीक है। लेकिन ये कहाँ कट करेगा? ये यहाँ कट करेगा और ये यहाँ कट करेगा। जी ऊपर वाले डीएनए स्ट्रैंड में G और A के बीच में कट करेगा और यहाँ पर G और A के बीच में ही कट करेगा, लेकिन यहाँ कट करेगा, ठीक है। तो अगर देखिए इसका मैकेनिज्म देख लीजिए, जैसे ये सीक्वेंस थी इस तरीके से GAATTC और GAATTC, ये सीक्वेंस है। इसको काटना है, किसको? EcoR1 काटेगा इसको, EcoR1 इसको कट करेगा। तो इसमें क्या बनेगा? G इधर रहेगा, AATTC, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा CTAA और यहां आ जाएगा G, ठीक। इस तरीके का कुछ बनेगा। ये देखिए, अगर मैं इसको अलग से डिफाइन कर दूं, ये देखिए ये यहां पर आ गया, चल नहीं रहा, देखें ये डीएनए को ऐसा काटा, देखिए इस तरीके से। मान लीजिए ये था, देखिए ये जुड़ा है, ऐसे था ना। अब जब कट हुआ है तो कट होने के बाद एंड कैसा बना? एंड समझ रहे हैं? जब इसको काटा बीच में तो एंड ऐसा आया, स्टिकी एंड है ये दोनों एंड, जो एक सिरा इसका, ये एक सिरा, ये ऐसा बना कि ये स्टिकी है, मतलब आपस में जोड़ सकते। ओवर हैंगिंग एंड बोलते हैं, मतलब एंड में एक सिरा बाहर निकला रहेगा, इस छोर में एक सिरा बाहर है। ये दोनों स्टिकी एंड या ओवर हैंगिंग एंड्स हैं, ये आपस में जुड़ सकते हैं। ओवरहैंग है ना पोर्शन, इसमें इतना बाहर निकला है तो इसमें इतना बाहर निकला, तो यहाँ पर देखिए डिप्रेशन, इतनी जगह खाली है ना, इसके सामने ये सेट होगा, ये स्टिकी एंड बनाता है,
बीच में से नहीं काटता है इसको। ठीक, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जितने भी हैं वो दो तरीके के एंड बनाते हैं, टू टाइप्स ऑफ एंड्स, टू टाइप्स ऑफ एंड्स, दो तरीके के एंड बनाएंगे काटने के बाद। एक होता है स्टिकी एंड, स्टिकी एंड, और दूसरा क्या है, ब्लंट, ब्लंट एंड्स। ये जो एंड बना है कटने के बाद वो स्टिकी एंड ही बाद में जोड़ सकता है बड़ी आसानी से। जैसे जो बैट होता है, जब बैट टूट जाता है तो बैट को जोड़ने का तरीका क्या होता है, अगर ये हैंडल टूट गया तो इसको ऐसे थोड़ा ना चिपकाएंगे। देखिए ये जब इस तरीके से जोड़ते हैं तो ये इसमें इस तरीके का बनाएंगे डिप्रेशन, यहाँ गड्ढा बनाएंगे ये इस तरीके का, तो ये आसानी से बढ़िया से जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे सेट करते हैं, तो यही स्टिकी एंड है, आसानी से जुड़ जाते हैं स्टिकी एंड। स्टिकी एंड कौन बनाता है, एग्जाम्पल लिखिएगा, इको R1 में स्टिकी एंड बनेगा। इको R1 एंजाइम क्या करेगा, स्टिकी एंड बनाएगा। ब्लंट एंड का मतलब समझते हैं, अगर एंजाइम ने डीएनए को ऐसा काटा जैसे इसको चाकू से काट दें अगर इसको, तो बराबर बीच में से कटेगा ये। ठीक है, इससे मान लीजिए कोई चीज ये है, इसको हमने काटा तो काटने के बाद में ऐसे सेंटर से काट दिया, तो ये एंड कैसा बना, ये देखिए इसके दो टुकड़े हो गए और टुकड़े ऐसे ऐसे हुए कि हाँ कोई भी पार्ट, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, इसमें कोई भी छोर आगे नहीं निकला है। ऐसा नहीं है कि एक आगे निकला एक पीछे है, नहीं है ना, इसमें क्या है, ये ब्लंट है। ठीक, इसमें कोई भी पार्ट आगे की साइड में निकला नहीं है, तो ये आसानी से नहीं जुड़ता है। फिर ये इसको जोड़ने का तरीका क्या है, इसको जोड़ने का तरीका यही है, अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने ब्लंट एंड बना दिया, क्या बना दिया, ब्लंट एंड बना दिया, तो बाहर से उसमें स्टिकी ये छोटा सा पार्ट एक्स्ट्रा जोड़ा जाएगा, ओवर हैंगिंग पार्ट को जोड़ा जाएगा। ओवर हैंगिंग का मतलब जो बाहर हैंग करता रहता है उसको जोड़ेंगे तब वो लाइगेट करेगा आसानी से। समझ में आ रहा है। तो कुछ एंजाइम क्या करते हैं, ब्लंट एंड बनाते हैं, उसका एग्जांपल लिखिएगा। एग्जांपल किसी को पता है, हिंड सेकंड, हिंड सेकंड, और एक है SMA1, SMA1, ये सब क्या करते हैं, ये ब्लंट एंड बनाते हैं। तो स्टिकी एंड लिख लीजिएगा, इजीली लाइगेट, ये बहुत आसानी से लाइगेट कर सकता है। लाइगेट किसके साथ लाइगेट करेगा जानते हैं, प्लाज्मिड के साथ, क्योंकि ये आपस में नहीं जोड़ेगा ना, इसको डीएनए को जब काटते हैं तो किसके साथ जोड़ना है उनको, प्लाज्मिड के साथ। प्लाज्मिड में भी ऐसा ही स्टिकी एंड बनेगा, उसको भी इसी से काटेंगे, लाइगेट टू प्लाज्मिड, और ये आसानी से लाइगेट नहीं करता है। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने आपको बता दिया दो कैटेगरी, एक इसकी सीक्वेंस याद रखिएगा, इको R1 का सीक्वेंस पूछा जाता है, साइट बताइए इको R1 का रिकॉग्निशन साइट, तो ये है GATTC, GATTC याद रखिए। ठीक है, और हिंड सेकंड का नोट कर लीजिए, हिंड सेकंड का जो रिकॉग्निशन साइट है, रिकॉग्निशन साइट वो क्या है, कोई बताएगा, हिंड सेकंड GTYRAC, GTYRAC, शायद इधर से पढ़ लीजिए बराबर आएगा, पढ़ो, सेम है, रिपीट है ना, इधर से पढ़िए, वही सेम चीज इधर से पढ़ रहे हैं हम। ठीक, ये कहां कट करेगा, ये बीच में काटेगा, देखिए ये यहां से और यहां से, ये रिकॉग्निशन साइट के जस्ट मिडिल में कट करेगा ये एंजाइम। हिंड सेकंड की ये साइट है, जहां ये साइट दिखेगी उसको पहचान करके उस पर कट करना है, और बीच में कट करेगा एकदम सेंटर में जाकर के, और ये सब सेंटर से अवे कट कर, मतलब सेंटर से अवे, सेंटर को छोड़ करके थोड़ा आगे और पीछे कट करते हैं। ये समझ में आ रहा है। हाँ भाई बता रहे हैं क्या है, भाई बताइए कोई क्या है, पायरिमिडिन्स, वाई का मतलब है वाई कोई बेस नहीं है, वाई पायरिमिडीन है, पायरिमिडीन, और ये जो है आपका आर जो है वो प्यूरिन है। तो हमने यहाँ कोई बेस क्यों नहीं रखा, क्यों नहीं रखा, देखिए पायरिमिडिन्स क्या होते हैं, थायमिन और साइटोसिन होता है ना, आपको पता होना चाहिए, थायमिन या फिर साइटोसिन, और एडेनिन और गुआनिन क्या है, प्यूरिन है।
तो इसका कोई एक साइट नहीं, इसकी टोटल 4 साइट हैं। अब देखिए हर एंजाइम की एक एक साइट, हर एंजाइम की एक एक, इसकी एक साइट ही इसी को पकड़ेगा, लेकिन ये हिंड सेकंड की 4 साइट हैं। 4 साइट का मतलब लिख के दिखाऊं, देखिए एक साइट ए बनेगी जी टी, वाई की जगह वाई में टी आ सकता है या फिर सी आ सकता है। आप एक बार टी लगाइए, एक बार टी लगाइए, और फिर वही आर में क्या हो सकता है, ए और जी में से कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी लगा दीजिए, ए लगा दीजिए, ए सी, ठीक है, ये जी हो गया, ये टी। ऐसे वाई में आप लगाएंगे, वाई में, वाई क्या है, पायरिमिडीन है, ठीक है, टी लगा देंगे, और आर में, आर हो गया, आर में क्या लगाएंगे, ए, ठीक, और टी सी। तो ये वाई जो है, वाई के प्लेस पर एक बार टी लगाएंगे, एक बार सी लगा सकते हैं, और आर के प्लेस पर एक बार ए, एक बार जी। इस तरीके 4 साइड बनती है इसकी। खैर इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक। हाँ बेस पेयर है ये पायरिमिडीन चूंकि ऑप्शन है इसमें, इसको पहचान, इसकी 4 साइट हैं, ये किसी भी साइट को पहचान सकता है, ठीक है। यहाँ कोई गारंटी नहीं है कि टी लगा रहा है, सी लगा रहा है तभी पहचानेगा, इसलिए पूरा पायरिमिडीन उठा के रख दिया गया, यहाँ पायरिमिडीन होना चाहिए। नहीं नहीं, वाई से, जहां जो वाई का मतलब है वो पायरिमिडीन से थाइमिन भी लग सकता है और साइटोसिन भी लग सकता है, समझ में आ रहा है। और आर का मतलब यहाँ प्यूरिन से है, एडेनिन या फिर ग्वानिन। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम कैसे रखा जाता है, ये जो इको R1 है इनका नाम कैसे रखा गया वो समझिए। नॉमेनक्लेचर, देखिए नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम कैसे रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ई को R1 का नाम कैसे रखा गया है, ठीक, कैसे रखा गया, देखिए पहला लेटर, एंजाइम का जो पहला लेटर होगा, फर्स्ट लेटर, वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि ये एंजाइम कहां से निकाला गया है, एशर्शिया कोलाई बैक्टीरिया से। तो एशर्शिया कोलाई में जीनस क्या है इसकी बताइए, एशर्शिया। एशर्शिया का पहला लेटर ई होता है ना, तो फर्स्ट लेटर क्या बताएगा, ये बताता है जीनस ऑफ बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का जीनस बताएगा जहां से इसको निकाला गया है, ठीक है, जहां से इसको आइसोलेट किया गया है। अगले दो लेटर बैक्टीरिया की स्पीशीज के पहले 2 लेटर हैं। जैसे ये एंजाइम एशर्शिया कोलाई से निकाला गया, तो ई से जीनस का पहला लेटर यहां रख दिया गया, स्पीशीज के पहले 2 लेटर को उठा करके आगे रख दिया गया, समझ में आया। तो इसके जो दूसरा लेटर को है, ये क्या है, ये है फर्स्ट 2 लेटर ऑफ स्पीशीज, फर्स्ट 2 लेटर ऑफ स्पीशीज को बताएगा। जीनस में 1 लेटर उठाते हैं, स्पीशीज से 2 लेटर हमेशा लेते हैं। जिस बैक्टीरिया से निकाला जाएगा उसकी स्पीशीज जो भी होगी उससे 2 लेटर स्टार्टिंग के ले लेंगे आप, ठीक है। और स्मॉल में रहने चाहिए, स्मॉल में, क्योंकि ये जीनस कैपिटल है तो ये सब इसमें स्मॉल चलता है, पता होना, ये कैपिटल, ये दोनों स्मॉल हैं, ठीक है। आर क्या बताता है, स्ट्रेन, वैरायटी, क्योंकि इस बैक्टीरिया की कई वैरायटी होंगी, तो किस, इस बैक्टीरिया की किस वैरायटी से निकाला गया, आर वाई स्ट्रेन। जो तीसरा 1 2 3 चौथा जो लेटर है, चौथा लेटर एंजाइम का क्या बताता है, स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ये बताता है स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया की वैरायटी कौन सी है, स्ट्रेन कौन सा है। अब यहां पर आर का क्यों रखा गया, क्योंकि ये आर वाई स्ट्रेन से लिया गया है। एशर्शिया कोलाई की किस वैरायटी से, आर वाई, तो आर उठा लिया गया यहां से, ठीक। इसमें ये नहीं देखेंगे, ध्यान रखिएगा कि आर वाई में पहला लेटर आर है तो पहला ही उठाया जाएगा, नहीं पीछे वाला लेटर भी ले सकते हैं, लेकिन यहां पहला लिया गया है, समझ में आ रहा ना, यहां पहला लेटर लिया गया है। अभी हिंड में सेकंड दूसरा लेटर लिया जाएगा, हिंड में दूसरा लेटर आरडी स्ट्रेनस का। फर्स्ट क्या बताता है, सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी, मतलब ये एंजाइम कहां से लिया गया, इस बैक्टीरिया की इस वैरायटी से लिया गया, तो इस बैक्टीरिया की इस वैरायटी से ये पहला एंजाइम निकाला गया है।
अगर फ्यूचर में आगे भी और कोई निकाला जाएगा तो यहाँ सेकंड लग जाएगा, उसके बाद थर्ड लग जाएगा, लेकिन बैक्टीरिया सेम, वैरायटी भी सेम होनी चाहिए। समझ में आ रहा ना? इस बैक्टीरिया की इसी वैरायटी से पहला एंजाइम निकाला गया। हमने कहा था ना कि एक बैक्टीरिया की एक वैरायटी में एक से ज्यादा एंजाइम मौजूद होते हैं। समझ में आ रहा है? आ रहा ना ये? तो इसका नाम नॉमेनक्लेचर एक और देख लीजिए, हिंड सेकंड का नाम कैसे रखा गया। एच का मतलब ये किस बैक्टीरिया से निकाला गया? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से निकाला गया है। तो एच का मतलब जीनस कौन सी है? हीमोफिलस। हीमोफिलस जीनस का नाम है, ये जीनस है बैक्टीरिया का, ठीक है। तो एच यहां से ले लिया गया, ये एच। आई एन स्पीसीज के पहले दो लेटर। इस बैक्टीरिया की स्पीसीज कौन सी है? इन्फ्लुएंजी, इन्फ्लुएंजी। तो आई एन यहां से ले लिया गया, इन्फ्लुएंजी से, ठीक है। डी कहां से लिया गया है? आरडी स्ट्रेन का जो स्ट्रेन है वो क्या है? वैरायटी आर। अब देखिए यहां से डी पीछे वाला लेटर उठाया गया है, आर नहीं लिया गया है, ठीक है, इसमें डी लिया गया है। और सेकंड क्या है? इस बैक्टीरिया के इस वैरायटी से ये दूसरा एंजाइम आइसोलेट किया गया है। समझ में आया? ये हो गया। अब इसके बाद क्या है? हाँ, सीओ स्मॉल रहेगा। हाँ, सी और ओ स्मॉल है, बताया तो मैंने आपको। अब एक चीज और समझिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कितने टाइप के हैं? देखिए, टाइप्स ऑफ, पहले एक चीज समझिए जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। ये है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसको आप न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। मतलब न्यूक्लियस जानते हैं क्या होता है? ऐसा एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड को काटता है, न्यूक्लिक एसिड को काटने वाला एंजाइम न्यूक्लियस। न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा, डिग्रेड करेगा, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? डीएनए या फिर आरएनए। तो ये न्यूक्लियस क्या करते हैं? डीएनए को कट करते हैं, न्यूक्लिक एसिड को काटेंगे। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक तरीके का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कई टाइप होते हैं, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? मैं लिख दे रहा हूं, ए टाइप ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का एक प्रकार है, न्यूक्लियस। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करता क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को काटता है, और डीएनए को काटने वाले एंजाइम को बोलते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कई तरीके के हैं, इसमें से ये भी एक है, उसी का एक प्रकार है। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के दो टाइप हैं, एक है रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, और दूसरा है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एक है एक्सोन्यूक्लियस और एक क्या होता है? एक को बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस, एक को बोलेंगे एंडो। एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा? जैसे ये डीएनए है, डीएनए को किनारे से कट करेगा, बाहर से, एक्सो। और एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा? डीएनए को कहीं बीच से कट करेगा, अंदर से कट करेगा, बाहर से नहीं कट करेगा। यही अंतर है, ठीक है। तो कट डीएनए एट एंड्स, एंड्स पर काटेगा, ठीक है। मतलब आउटर साइड, उसकी जो बाहर की साइड है डीएनए की, वहां से कट करेगा। और ये कट करेगा डीएनए इनसाइड, डीएनए को अंदर से कट करेगा। बायोटेक्नोलॉजी में इसी को यूज किया जाता है, एंडोन्यूक्लियस को। समझ में आया? किसको यूज करते हैं? एंडोन्यूक्लियस।
ये हो गया एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। इसके बाद क्लोनिंग वेक्टर समझ लीजिए, जो आप लोगों को समझ में नहीं आता है, कल पूछ रहे थे तुम ना कि वो साइट वो क्या होता है, सेलेक्टिव मार्कर, उसको समझ लीजिए। मैंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बता दिया, ठीक। अगला समझिए क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर्स ये भी क्या है, आरडीटी का टूल है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चाहिए, आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, समझ लिया। अब आपको क्या चाहिए, क्लोनिंग वेक्टर्स चाहिए, ठीक है। तो क्लोनिंग वेक्टर्स का मतलब ये एलियन डीएनए को होस्ट सेल में भेजने का काम करते हैं, जो आपको लास्ट टाइम, इसलिए मैंने कहा पढ़ के आइए, कल जो बताया था, एलियन डीएनए को होस्ट सेल में भेजना है तो किसकी मदद से भेजेंगे, एक प्लाज्मिड या एक वेक्टर की मदद से भेजेंगे। वो वेक्टर क्या होता है, क्लोनिंग वेक्टर, क्योंकि इस जीन को क्लोन कराना है। क्लोन करने का मतलब समझते हैं, हम जीन को सेल में क्यों भेज रहे हैं, हम एलियन डीएनए को होस्ट सेल में क्यों भेजते हैं, कोई बताइए। हमारा मकसद है इसकी से कुछ बनाना, तो और बड़े ज्यादा बनाना। तो पहले तो ये जाएगा जब सेल में, तो इसकी ढेर सारी कॉपी तो बननी चाहिए ना, और ढेर सारी कॉपी बन जाएगी तो उससे डीएनए से जानते हैं, जो डीएनए है ये अंदर पहुंच गया, बहुत सारी कॉपी रेडी हो गई इसकी, ठीक। अब इससे जो प्रोटीन बननी है वो बन जाएगी, सेल बनवा देगा उसको। तो इसको क्लोन कराया जाता है। क्लोन कराने का मतलब इसकी मल्टीपल कॉपी रेडी कराई जाएगी, बहुत सारी कॉपी। वो काम कौन करेगा, वेक्टर ही कर पाएगा। तो वेक्टर से भेजेंगे तभी कॉपी रेडी होगी, तभी ये डिवाइड करे। कल मैंने समझाया था, एलियन डीएनए होस्ट सेल में अपने आप डिवाइड नहीं कर सकता है, इसको एक किसकी वाहन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, एक वेक्टर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसके पास खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट नहीं है। एक साइट होती है ना ओआरआई होगा जिसके पास, वही डिवाइड कर सकता, वही डीएनए को रेप्लिकेट करा पाएगा। इसके पास वो साइट नहीं होती, इसलिए वेक्टर का सहारा लेता है, ठीक। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या करते हैं, अब देखिए क्लोनिंग वेक्टर का काम लिख लीजिए, कई काम है, एक काम नहीं है, समझ में आ रहा है, कई काम है, एक एक करके लीजिए। पहले क्या करते हैं, ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर एलियन डीएनए को इन होस्ट सेल, होस्ट सेल में डीएनए को क्या करेंगे, ये भेजेंगे। जो हमारे पास जीन है उस जीन को होस्ट सेल में भेजने का काम यही करेंगे, पहला काम। दूसरा है वो डीएनए खुद रेप्लिकेट, तो भेजने का काम हम आर्टिफिशियल तरीके से भी तो कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि इस सेल में अगर आपको इस जीन को भेजना है तो क्लोनिंग वेक्टर ले जाएगा, नहीं। हमारे पास आर्टिफिशियल तरीका भी है, जीन गन, उससे डायरेक्ट भेज देंगे बिना वेक्टर के, बताया था मैंने, भेज देंगे, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। तो पहला तो काम है कि ये सेल में ले जाएगा, तो ले जाने के लिए वेक्टर की जरूरत भी नहीं पड़ती है, लेकिन मल्टीप्लाई कराने के लिए सेल में इस जीन को वेक्टर की जरूरत पड़ती है, सबसे मेन काम, ठीक है। तो दूसरा इसका वर्क क्या हो गया, अलाउ टू मल्टीप्लाई। अलाउ मतलब वेक्टर क्या करते हैं, अलाउ करते हैं टू मल्टीप्लाई एलियन डीएनए इन होस्ट सेल, होस्ट सेल में उसको मल्टीप्लाई कराते भी हैं। समझ में आया, ये दो काम सबको पता है कि होस्ट सेल में ले जाएंगे उसको मल्टीप्लाई के, दलाल हैं, दलाल आप जाते कहीं पर भी वो तो सारा काम करवा देंगे, आपको पैसा खर्च करना, सारा काम हो जाएगा, होता है ना सब काम, ये बीज वही करेगा। देखिए ये जीन को प्लाज्मिड या वेक्टर जीन को अंदर भी ले जाएंगे, मल्टीप्लाई भी करा दिया, दूसरी चीज बचाएंगे भी। बचाएंगे कैसे, ये एलियन डीएनए, ध्यान सुनिएगा, एलियन डीएनए अगर आपने डायरेक्ट भेज दिया यहां पर बिना प्लाज्मिड के, तो ये इसके डिग्रेड होने के चांस ज्यादा हैं, क्योंकि होस्ट सेल, बैक्टीरिया में जनरली हम लोग करते हैं, होस्ट सेल में न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियस, जो बाहर से कोई भी चीज, अगर बाहर से कोई जेनेटिक मटेरियल आया उसको कट कर देंगे तुरंत ही, उसको क्या कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे। जैसे हमारी बॉडी में अगर बाहर से कोई इन्फेक्शन आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, उसको मार देता है, ये तो कोशिश करता है। तो ये बाहर का डीएनए आ रहा है, एलियन डीएनए, तुरंत होस्ट सेल का इम्यून सिस्टम क्या करेगा, इसको न्यूक्लियस एंजाइम इसको तोड़ के खत्म कर देगा।
तो इसको स्टेबिलिटी भी तो देना है। तो एलियन डीएनए को होस्ट सेल में स्टेबिलिटी देने का काम भी यही करता है। कौन? प्लाज्मिड। कैसे करता है? देखिए, प्लाज्मिड चूंकि सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर। तो जैसे हम जानते हैं बैक्टीरिया का डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर। अब बाहर से अगर कोई सीधा साधा डीएनए आ जाएगा, एकदम लीनियर डीएनए आ गया, तो ये तो पहचान लेगा ना कि हमारा डीएनए नहीं है, ये तो सीधा सीधा कोई डीएनए आ रहा, लीनियर है ये, तो इसको तो काट दे। लेकिन अगर इसको आप, इस डीएनए को, जीन को अगर आप प्लाज्मिड के साथ करके भेजेंगे, तो प्लाज्मिड कैसा होता है? सर्कुलर। तो सर्कुलर जब यहाँ पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा? सर्कुलर। तो इसको लगेगा कि ये तो हमारे ही तरीके का कोई डीएनए है, उस तरीके से बच जाता है। सर्कुलर डीएनए बैक्टीरिया के होस्ट, जो होस्ट सेल में जब पहुंचता है, तो इसका न्यूक्लियस एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर पाता। यही रीजन है। समझ में आया? एक कारण ये भी है। हाँ, वो सेम पहचान लेता है उसको। तो तीसरा है प्रोवाइड स्टेबिलिटी ऑफ एलियन डीएनए टू एलियन डीएनए इन होस्ट सेल। होस्ट सेल में एलियन डीएनए को स्टेबिलिटी भी देना है। ठीक है, ये 3 वर्क हो गया। अब वेक्टर में क्या क्या हो सकता है? जो क्लोनिंग वेक्टर हैं वो या तो हम लोग प्लाज्मिड यूज करते हैं, या फिर क्या यूज करते हैं? बैक्टीरियोफाज। ठीक। एनिमल सेल के लिए एक चीज और होती है, रेट्रोवायरस। क्या होता है? बुक में 2 ही लिखा गया है कि या तो आप प्लाज्मिड यूज करेंगे क्लोनिंग वेक्टर के तौर पर, और या तो बैक्टीरियोफाज। ठीक है, दोनों में पहले अंतर समझिए, प्लाज्मिड और इसमें क्या डिफरेंस है। बैक्टीरियोफाज जानते हैं क्या होता है? वायरस होता है। वायरस, बैक्टीरिया को अटैक करने वाला वायरस बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस बैक्टीरियोफाज। और प्लाज्मिड तो बैक्टीरिया के अंदर होता ही है, अभी समझाएंगे प्लाज्मिड। इन दोनों में अंतर यह है कि प्लाज्मिड जो है, ठीक, प्लाज्मिड छोटा डीएनए कॉपी करा सकता है। अगर आपके पास एलियन डीएनए की लंबाई ज्यादा है, ज्यादा का मतलब 20 kb से ज्यादा का डीएनए है, लंबाई, जो जीन आपने निकाली, जिसको कहीं भेजना चाह रहे हैं, अगर उसकी लेंथ 20 kb से ज्यादा है, किलो बेस पेयर होता है 20 kb का मतलब 20 के आगे 3 जीरो लगाएंगे, 20 किलो बेस पेयर के, इसमें के किलो बेस पेयर का मतलब समझते, जैसे एडेनिन है तो गुआनिन एक बेस पेयर हो गया। ठीक है, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये 2 बेस पेयर, ऐसे ही 20 किलो बेस पेयर। तो अगर 20 किलो बेस पेयर तक का डीएनए है तो प्लाज्मिड करा सकता कॉपी, लेकिन उसके ज्यादा है तो ये, तो प्लाज्मिड छोटा लेंथ का डीएनए क्लोन कराता है, ये बड़ी लेंथ का डीएनए क्लोन कराता है। समझ में ये अंतर है। ठीक है, शॉर्ट लेंथ ऑफ डीएनए को क्लोन कराएगा कितना? लगभग जो है 5 से 20 kb तक का डीएनए। और ये क्या है? हाँ, क्लोन हाई लेंथ ऑफ डीएनए, बड़े सेगमेंट को क्लोन करा सकता है, मतलब मोर देन 20 kb, 20 kb से बड़ा डीएनए ये क्लोन करा लेगा। बैक्टीरियोफाज में हम लोग या तो लैम्डा फाज का डीएनए लेते हैं, पूरा वायरस नहीं लिया जाता, ध्यान रखिए, बैक्टीरियोफाज एक वायरस है, पूरे वायरस को नहीं लेंगे, इसका डीएनए लेते हैं, या तो M113 वायरस का डीएनए लेते हैं। एक लैम्डा फाज होता है, लैम्डा फाज का डीएनए लेंगे, या फिर M13 बैक्टीरियोफाज लेते हैं। समझ में आया? अब थोड़ा सा प्लाज्मिड समझ लीजिए क्या होता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड तो सब जान रहे होंगे ना, बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग प्लाज्मिड यूज करते हैं ना, इसको छोड़ दीजिए, इसको पढ़ना ही नहीं, प्लाज्मिड समझ लीजिए क्या होता है। हटा दें इसको। देखिए, प्लाज्मिड है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए।
बैक्टीरिया के अंदर अपना खुद का डीएनए है, सबको पता है। बैक्टीरिया के अंदर एक अपना डीएनए होता है, वो कैसा होता है? सर्कुलर। लेकिन इसके अलावा भी एक डीएनए मिलेगा जो ज्यादातर बैक्टीरिया में मिलता है। सभी बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं होता है, सभी में नहीं है, लेकिन जिसमें भी है उसमें मेन डीएनए के अलावा भी एक डीएनए है, उसी को बोलते हैं प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। ये क्रोमोसोमल डीएनए है, इस पे गुणसूत्र हैं, इस पे आनुवंशिकी वाले जीन हैं जो अगली जनरेशन में जाएंगे, लेकिन इस पर ऐसा नहीं है, ये इनहेरिटेंस वाला जीन इस पर नहीं है। ये क्रोमोसोम के अलावा एक डीएनए होता है, क्रोमोसोमल डीएनए इसको नहीं बोलेंगे, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। समझ में आ रहा ना? ये मेन क्रोमोसोमल डीएनए है। तो प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है दैट रेप्लिकेट ऑटोनोमस, ये खुद से रेप्लिकेट कर सकता है, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन है इसका। अगर ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का ये डीएनए है, ये डीएनए बैक्टीरिया का रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा, ध्यान सुनिएगा, बैक्टीरिया का डीएनए, बैक्टीरिया रेप्लिकेशन नहीं हो रहा मान लीजिए, लेकिन प्लाज्मिड अपना डीएनए रेप्लिकेट कर सकता है, इसको इससे परमिशन नहीं लेनी होती है, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन है, ऑटोनोमस रेप्लिकेशन होता है। समझ में आया? ये खुद से रेप्लिकेट कर सकता है, कई कॉपी रेडी कर सकता है बैक्टीरिया में, ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन। दूसरी चीज, प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, प्लाज्मिड ज्यादातर बैक्टीरिया में है, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया, ज्यादातर बैक्टीरिया में आपको प्लाज्मिड मिलेगा। बैक्टीरिया में 2 प्लाज्मिड भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और आपके ज्यादा भी हो सकते हैं, 100 प्लाज्मिड भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? तो उसमें लिखा गया लाइन कि इन ए बैक्टीरिया सेल 2 और मोर प्लाज्मिड में भी प्रेजेंट, नंबर वेरी करता, मैं लिख रहा हूं नंबर वेरी करेगा इन बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया में इसका नंबर क्या है? वेरी करेगा, मतलब या तो 2 हो सकता है और अप टू 100 तक भी प्लाज्मिड हो सकते हैं एक बैक्टीरिया के अंदर। अब प्लाज्मिड बैक्टीरिया में करता क्या है, क्यों होता है? कोई बताया? कोई काम वाम है इसका? कुछ बैक्टीरिया में तो इसका कोई मकसद नहीं है, कोई काम करता ही नहीं है, बस बैक्टीरिया में है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया में इसका वर्क है, काम है इसका कुछ। ठीक है, तो ये प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया में है, जैसे ये प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती हैं। क्या होती हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन। कुछ प्लाज्मिड पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, ये क्या करती हैं? बैक्टीरिया को, जिस बैक्टीरिया में ऐसा प्लाज्मिड है जिसके पास एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस जीन है, वो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से बचाता है। तो प्लाज्मिड का एक काम ये हो गया कि कुछ बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक से ये सुरक्षा देता है, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को नहीं मार पाता है। समझ में आया? तो हाँ, तो एक काम लिखिएगा इसका, कंटेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। कुछ प्लाज्मिड पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती हैं। एक चीज और देखिए, कुछ प्लाज्मिड में पॉल्यूस्टेंट को खाने वाली की क्षमता होती है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो पॉल्यूशन को कम करते हैं, ऑयल को ईटिंग बैक्टीरिया बोलते हैं इसको, ऑयल को खाने वाले। समुद्र में जो जहाज चलते हैं, तो अगर उनसे तेल लीक होकर के समुद्र में फैल जाता है, तो प्लाज्मिड, अगर ऐसे बैक्टीरिया को डाल दिया जाए जो ऑयल को खाता है, ऑयल ईटिंग बग बोलते हैं, तो क्यों खा रहा है? क्योंकि उसमें ऐसा प्लाज्मिड लगा हुआ है उसके अंदर, जो क्या है, जो एक ऐसी प्रोटीन को बना रहा है जो ऑयल को खत्म, डिग्रेड करता है। ठीक, तो इसका दूसरा काम है रिमूव द पॉल्यूटेंट, रिमूव पॉल्यूटेंट। कुछ प्लाज्मिड क्या करते हैं? पॉल्यूटेंट को हटाते हैं। सब नहीं होते हैं, नहीं,
में लिखा है सभी एंटीबायोटिक, सारे बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं है पहली चीज, जिसमें है तो सारे बैक्टीरिया में प्लाज्मिड का काम नहीं कि एंटीबायोटिक देना रेजिस्टेंस, कुछ में है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कुछ में काम ये है कि पॉल्यूशन को खाने वाली कोई प्रोटीन बनाएंगे, वो कोई एंजाइम बनाएंगे जो पॉल्यूशन को डिग्रेड करेगा, कुछ में कोई काम नहीं है इनका। समझ में आया? मतलब कह सकते हैं बैक्टीरिया में प्लाज्मिड इम्यूनिटी के लिए लगा होता है, कुछ बैक्टीरिया में इसका काम क्या है, उसको इम्यूनिटी देना एंटीबायोटिक से। नेटिव का मतलब वो पर्टिकुलर जैसे उसके लिए बना हो। पढ़िए लाइन तो बता दे मैं कहाँ लिखा है नेटिव प्लाज्मिड। हाँ फर्स्ट पैराग्राफ मिल कहाँ? एक सेकेंड, हेडिंग का नाम बताइए हमको। मैं नहीं, वो तो ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के आगे वाला जो क्लोनिंग वेक्टर्स वाला जो टॉपिक है ना, उसी में आप बता रहे हैं ना। तो हमको दिखा दो, अपनी बुक दिखाइए। कौन सा कह रहे हैं? देखिए लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए फ्रॉम पॉसिबल लिंकिंग ऑफ जीन एंटीबायोटिक। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बनाया गया था वो कैसे बनाया गया था? उसमें एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को लिंक कराया गया था, किसके साथ? नेटिव प्लाज्मिड। नेटिव का मतलब जैसे जिस बैक्टीरिया से हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को निकाल रहे हैं उसी के प्लाज्मिड में उसको जोड़ भी रहे हैं। नेटिव का मतलब उसी का। ये देखिए साल्मोनेला का जीन भी था, साल्मोनेला का प्लाज्मिड भी था, देखा ना? हाँ सेम का है, सेम बैक्टीरिया से उस प्लाज्मिड को निकाला गया था और उसी बैक्टीरिया से उस जीन को भी निकाला गया था। अब आगे समझिए कि प्लाज्मिड में क्या क्या खासियत होनी चाहिए। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ क्लोनिंग वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। एक क्लोनिंग वेक्टर में क्या क्या खासियत होती हैं, प्लाज्मिड में क्या क्या खासियत होती हैं, एक डायग्राम बुक में बना हुआ है PBR322 का। देखिए ये डायग्राम याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है और यह सच पूछा जाएगा। यहाँ क्या आएगा? जैसे PBR322 ये आर्टिफिशियल बनाया हुआ क्लोनिंग वेक्टर है। ये प्लाज्मिड ऐसे नहीं होता, इसको आर्टिफिशियली बनाया गया है। कई बैक्टीरिया से के प्लाज्मिड को जोड़ करके, कई बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को उनका कुछ कुछ पार्ट जोड़ा गया और एक फाइनल एक प्लाज्मिड बनाया गया, उसका नाम था PBR322। लिख लीजिएगा, ये आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड है, आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्टेड, आर्टिफिशियली बनाया गया वेक्टर है ये, ठीक। इसका नाम PBR322 क्यों पड़ा ये भी जान लीजिए, क्यों पड़ा ये नाम। P का मतलब है प्लाज्मिड, P का मीनिंग क्या है? प्लाज्मिड, क्योंकि ये प्लाज्मिड है। B और R का मतलब दो साइंटिस्टों ने इसको बनाया था, बोलीवर एंड रोड्रिक्विज। तो B का मतलब है बोलीवर और R का मीनिंग है रोड्रिक्विज, RODRIQUIZ। दो साइंटिस्टों ने, बोलीवर और रोड्रिक्विज ने इसको आर्टिफिशियली बनाया। 322 क्या है? सीक्वेंस ऑफ, उनकी लैब में, ठीक है, उनकी लैब में। ये नहीं कहेंगे कि इस बैक्टीरिया से ये 322 नंबर पर निकाला गया, नहीं निकाला नहीं गया, उस बैक्टीरिया से नहीं निकाला, ये कई बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को जोड़ करके बनाया गया। तो इनकी लैब में 322 नंबर वाला प्लाज्मिड बनाया गया, इसके पहले 321 प्लाज्मिड इन्होंने बना दिए थे। समझ में आया? क्योंकि लैब में बनाया गया था। तो सीक्वेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन, ये सीक्वेंस बताता है, सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन इन लैब, लैब में किस सीक्वेंस पर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, बनाया गया था, वो सीक्वेंस का नाम है 322, ठीक। अब इसका थोड़ा सा देख लीजिए डायरेक्शन, जो डायग्राम दिया है इसी को पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए इस डायग्राम में
क्या क्या चीज होती हैं, अब यहीं से देखते जाइए। प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी है ORI, क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। हर प्लाज्मिड में या हर क्लोनिंग वेक्टर में, कोई क्लोनिंग वेक्टर बैक्टीरियोफाज ले रहे हैं आप, उसके डीएनए में भी क्या होना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए ORI। यहां पर ORI कहां है, यहां बनाया गया ना, यही है ना, यही है ना ORI, ये है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब ये यहां से रेप्लिकेशन चालू करेगा, ठीक है, इसी जगह से वो रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्यों जरूरी है, फॉर मल्टीप्लिकेशन, इसको मल्टीप्लाई कराने के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए जरूरी है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, क्योंकि प्लाज्मिड तभी मल्टीप्लाई करेगा जब उसमें ORI होगी। दूसरा क्या चीज होना चाहिए, सेलेक्टिव, हाँ सीक्वेंस, बुक में क्या दिया है, सीक्वेंस सेलेक्टिव मार्कर पढ़िए, देखिए इसी को समझ लीजिएगा, सेलेक्टिव मार्कर जीन, मार्कर जीन्स। अगली चीज है, इसी को समझना थोड़ा सा, कि प्लाज्मिड के, इस प्लाज्मिड में दो सेलेक्टिव मार्कर जीन हैं, एक है एम्पिसिलिन, यही है ना, ये टेट्रा है, कौन सी वाले हैं, ये टेट्रा है इधर ना, और यहाँ एम्पिसिलिन। देखिए इस प्लाज्मिड में दो जगह, इतनी बड़ी साइट ये, इतनी बड़ी साइट ये है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन और ये है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। तो ये प्लाज्मिड दो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस है, एक टेट्रासाइक्लिन के लिए और एम्पिसिलिन इस प्लाज्मिड का को तोड़ नहीं सकता है, इसको डिग्रेड नहीं कर सकता वो, ठीक। और इसके अलावा अगर पूछा जाए कि इस प्लाज्मिड में कितना सेलेक्टिव मार्कर जीन लगा है, सेलेक्टिव मार्कर तो 2 लगा हुआ है। इसमें कितने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है, तो 6 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है, मतलब 6 एंजाइम से ये कट हो सकता है, 6 एंजाइम से ये कट हो सकता है। उनको याद रखिए कौन कौन सी साइट है, देखिए इसमें कौन सा है, SMA1 पढ़िए, है ना, और क्या है BAMH1, सही लिखा ना, ये SMA1 ही है ना, हाँ सेल 1, कोई बात नहीं, सेल 1 हो गया, सेल 1, ठीक। याद रखिएगा कि टेट्रासाइक्लिन में कौन सी साइट है, ये एंजाइम, ये कैंची की साइट है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, और यहां पर है PST1 और PBU1, यहां पर है, इधर क्या है PST, बता, PBU फर्स्ट और PST फर्स्ट, और यहां पर है जो ROP एक साइट है, उसको क्या बोलते हैं, ROP, उसके अंदर एक साइट है, उसका नाम है PBU सेकंड, ठीक। यहां पर बताइए इको कार्बन इधर है, ठीक, ये हो गया इको कार्बन, यहाँ एक साइट है, इसको बोलते हैं इको कार्बन, यहाँ CLA1 है, CLA1, और इसके बाद हैंड थर्ड है ना। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कितने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट है, तो 1 2 3 4 5 और एक 6 7 8 का, सॉरी, तो यहां लिखेंगे, लिख लीजिएगा कि 8 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट है, जहां पर ये डायग्राम बना हुआ वहीं साइड में लिख लीजिए कि इस प्लाज्मिड में 8 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है। कितनी क्लोनिंग साइट है, क्लोनिंग बताइए, क्लोनिंग जानते हैं क्या होता है, जैसे आपकी, देखिए ध्यान समझ लीजिए, जैसे ये प्लाज्मिड है, हम कह रहे हैं कि इसमें है कौन सा, PBU फर्स्ट की साइट है, PST1 है, तो जितना मैंने 8 साइट लिखा है ये एंजाइम की साइट है, किसी भी एंजाइम से आप इसको कट कर सकते हैं। अगर आप PST1 से काट रहे हैं तो कहां कटेगा, यहां कटेगा, कहीं इको R1 से काट रहे हैं तो यहां कट लगेगा इसमें, तो 8 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में से किसी से भी काट सकते हैं। और डीएनए को जब जोड़ा जाता है, डीएनए को जब जोड़ते हैं बाहर से, तो
प्लाज्मिड को जहां से काटेंगे वहीं डीएनए को जोड़ते भी हैं। अगर मैं प्लाज्मिड को यहां से काट रहा हूं तो यहां साइट होना चाहिए ना एंजाइम वाला। अरे एंजाइम ही तो कट करेगा, तो एंजाइम की साइट होनी चाहिए ना इको R1 की, नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसको इको R1 से काट रहे हैं तो इको R1 की उसमें साइट होनी चाहिए। तो इको R1 इसको यहाँ कट करेगा और यहीं पर डीएनए को आप जोड़ भी सकते हैं, जो बाहर से डीएनए लाए हैं उसको यहाँ जोड़ा भी जा सकता है। तो इनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट भी कहते हैं, इनको क्लोनिंग साइट भी कहते हैं, क्योंकि डीएनए को यहीं तो क्लोन कराएंगे ले जा करके। या रिकॉग्निशन साइट है, रिकॉग्निशन का मतलब समझते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अपनी साइट को पहचानता है। अगर जहां पर GAATTC रहेगा, इको R1 इसी को तो पहचानेगा, तो इको R1 एंजाइम की साइट यहां लगी होगी ना। यहां कौन सी साइट होगी? GAATTC लगी होगी। तो आप कहीं साइड में लिख लीजिएगा कि अगर ये पूछा जाए कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट, यहां पर इसी को कह सकते हैं रिकॉग्निशन साइट, रिकॉग्निशन सीक्वेंस या साइट कह सकते हैं, या क्लोनिंग साइट कह सकते हैं, क्योंकि जहां पर डीएनए को काटा जाता है वहीं पर दूसरा बाहर से जो हम डीएनए ला रहे हैं छोटा सा टुकड़ा, उसको वहीं जोड़ा भी जाएगा। तो जहां जहां रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट होगा वहीं वहीं उसको क्लोन भी कराएंगे, तो क्लोनिंग साइट वही होती है। तो 8 क्लोनिंग साइट है या 8 रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, समझ में आया? सब एक ही चीज है ये, ठीक, देख लिया इसको। और पढ़ा क्या रहे थे? सेलेक्टिव मार्कर। तो कितनी सेलेक्टिव मार्कर जीन है इसमें? 2 हैं, लिख लीजिएगा 2। एक क्या है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, एक है टेट्रासाइक्लिन। लिख लीजिएगा 2 सेलेक्टिव मार्कर जीन हैं, 2 सेलेक्टिव मार्कर जीन्स हैं। कौन कौन सा है वहीं लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस हो गया। अब इसको समझ लीजिए सेलेक्टिव मार्कर जीन्स क्या होती हैं। देखिए सेलेक्टिव मार्कर जीन जानते हैं क्या है? ये प्लाज्मिड में वो जगह है, वो जीन है जिसकी मदद से हम ये पहचानेंगे कि हमने, ये हमारा प्लाज्मिड किस में गया। फिर से देख लीजिए, आपके पास ये छोटा सा एलियन डीएनए था, आपने एक प्लाज्मिड लिया था, उस प्लाज्मिड को यहां से कट किया होगा, किया कट करने के बाद इसको क्या किए थे हम? इसमें जोड़ दिए थे। कहां जोड़ेंगे? जहां क्लोनिंग साइट होगी। जैसे एक PST1 की साइट है ना, तो अगर PST1 से इसको इसमें अप्लाई कराएंगे तो यहीं से कट होगा, यहीं जोड़ेंगे आप। जहां रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट वहीं से वो कट भी होता, वहीं वो जोड़ा भी जाता है, जोड़ दिया। अब ये डीएनए ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया। ये प्लाज्मिड कैसा बन गया? रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि इसमें हमने एक छोटा सा बाहर से टुकड़ा जोड़ दिया। अब इस प्लाज्मिड को हमको होस्ट सेल में भेजना, हमारे पास बहुत सारी होस्ट सेल हैं, तो ये किस सेल में पहुंचा? सपोज करिए इसमें पहुंचा, इसमें भी पहुंच गया, क्योंकि एक कॉपी तो रहती नहीं है इसकी तो कई कॉपी हम रेडी करेंगे और इनकी भी ढेर सारी कॉपी रखते हैं। तो ये सपोज करिए इन दोनों में पहुंचे, बाकी में नहीं पहुंचे, तो कैसे पता लगाएंगे इन दोनों में पहुंचे? यही जीन पता लगाती है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का होस्ट सेल में पहुंचना उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब एक चीज और समझिए, हो सकता है कि हमने प्लाज्मिड को काटा हो और ये वहां जुड़ ना पाया हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि प्लाज्मिड तो काट लिया लेकिन ये उसमें जुड़ नहीं पाया, जोड़ने की कोशिश की, जुड़ा नहीं, तो ये किसी सेल में ये भी तो पहुंच सकता है, खाली प्लाज्मिड भी तो पहुंच सकता है ना। कुछ सेल में आपके ऐसा होगा जिसमें कोई प्लाज्मिड नहीं जाएगा, 3 पॉसिबिलिटी बनती हैं कि कोई प्लाज्मिड नहीं पहुंचा, कुछ सेल में पहुंचेगा खाली प्लाज्मिड पहुंचेगा, कुछ सेल ऐसी होंगी जिसमें हमारे द्वारा जोड़ा गया डीएनए प्लाज्मिड के साथ लेके पहुंचेगा, ठीक है। तो जिस सेल में प्लाज्मिड पहुंचता है, चाहे ये वाला, उस सेल को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट सेल, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और जिस सेल में कोई भी प्लाज्मिड नहीं पहुंचेगा उसको बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। समझ में आया? तो मैं यहां पहले लिख लेता हूं इसको थोड़ा सा, तब इसी को आगे और बताता हूं। देखिए
सेलेक्टिव मार्कर जीन क्या करती हैं, ये आइडेंटिफाई कराती हैं, हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल, जिस सेल में वो आपका रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड पहुंचा रहेगा उस होस्ट सेल को क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल। ठीक है, फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट, या रहने दीजिए इतना, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल को पहचानने में मदद करता है। अब यहां से एक चीज लिख लीजिएगा, होस्ट सेल बताया था आपको 3 तरीके से हो सकती हैं। एक, कुछ सेल ऐसी होगी जिसमें नो ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। कुछ सेल ऐसी होंगी जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। नॉन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब नो प्लाज्मिड इंटर, उसमें कोई प्लाज्मिड इंटर नहीं किया, कोई भी प्लाज्मिड नहीं गया। अब कुछ सेल ऐसी होंगी जिसमें प्लाज्मिड गया, अब चाहे जोड़ा वाला गया, जो हमने जोड़ करके भेजा था, या खाली प्लाज्मिड गया, तो उनको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब प्लाज्मिड इंटर किया, प्लाज्मिड इंटर करेगा इन होस्ट सेल में, तो उसको क्या बोलेंगे, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब इसकी 2 कैटेगरी हैं, एक है नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला, नॉन रिकॉम्बिनेंट, और दूसरा है रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल में क्या होगा, प्लाज्मिड गया, प्लाज्मिड विदाउट, मैं लिख रहा हूं विदाउट एलियन डीएनए, बिना डीएनए को लेकर के पहुंचा, डीएनए अपने साथ नहीं ले गया। और इसमें कौन सा प्लाज्मिड पहुंचा, डीएनए के जुड़ा हुआ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसमें रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड पहुंचा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड रहेगा। अब ये समझना कैसे इससे सिलेक्शन होता है, कैसे इससे सिलेक्शन किया, आखिर ये करती क्या, कैसे पहचान लेती हैं कि इसमें गया किसमें नहीं गया, हम कैसे पहचानेंगे। हो गया, बताइए, जल्दी लिखो। हटा दें, बड़ा टाइम लगाते हैं। जो नहीं समझ में आएगा बता देना भाई, इसमें जिसको नहीं समझ में आया कोई भी, ठीक। देखिए, जैसे आपके पास ये है प्लेट, इसमें आपके पास बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, इसमें आपके पास बैक्टीरिया हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया की क्या है, कॉलोनी है, समझ रहे ना, कॉलोनी, ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है, यहां पर बैक्टीरिया है, देखिए इस तरीके से बैक्टीरिया है। हमने क्या किया था, हम इसमें बैक्टीरिया होस्ट सेल है, हमने इसमें वो प्लाज्मिड को एक डीएनए के साथ, डीएनए को जोड़ा था प्लाज्मिड में, और उस प्लाज्मिड को इसमें भेज दिया, इनके अंदर प्लाज्मिड को कहां भेज दिया हमने, होस्ट सेल में। अब हमको देखना है कि ये एक बैक्टीरिया नहीं, ध्यान रखिएगा, एक बैक्टीरिया नहीं है गोला, ये गोला कॉलोनी है, बैक्टीरिया का समूह है, ठीक। तो ये इसमें ढेर सारी ये बैक्टीरिया देखिए हैं। अब इनमें किस में पहुंचा, किस में पहुंचा, इसमें पहुंचा कि इसमें पहुंचा, ये प्लाज्मिड कैसे पता लगेगा, तो मार्कर जीन पता लगा देगी अभी, सेलेक्टिव मार्कर जीन, ठीक। इसको क्या करेंगे, इसका रेप्लिका प्लेटिंग करते हैं। रेप्लिका प्लेटिंग कोई जानता है, बताएंगे कोई। जैसे मोहर होती है, तो मोहर को इस तरीके से लगाया, एक बार ठप्पा लगा दिया, इसके ठप्पे बनाएंगे हम अभी, ठीक। इसके बनाते हैं इस तरीके से, देखिए एक हमने यहां पर ये बना दिया, देखिए मतलब एक लेते हैं लकड़ी का ऐसे बना होता है, उस पर वेलवेट पेपर लगाते हैं, वेलवेट कपड़ा लगाते हैं, वेलवेट कपड़ा जिसमें रुईदार कपड़ा होता है, उसको ऐसे ही इस पे हल्का सा प्रेस करेंगे, पूरा रख करके पूरे पे, ठीक।
इसके बाद में उसको कहाँ ठप्पा लगाएंगे? हमारे पास कांच की प्लेट रहती है, उसमें न्यूट्रिएंट मीडियम अगार रहता है, सबको पता है ना। अगार पर ही तो बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे। ये आपके पास प्लेट है, ये आपके पास क्या है? 2 प्लेट हैं, इसमें न्यूट्रिएंट मीडियम भरा है। हमको इस बैक्टीरिया की ऐसे ही कॉलोनी यहां ट्रांसफर करनी है, ठीक है। यहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, तो जब आप ठप्पा हल्का सा चिपकाएंगे इस पर और उठा करके यहाँ लगाएंगे 2 जगह, तो सेम चीज यहाँ चली जाएगी। मतलब सारे बैक्टीरिया उठ के नहीं जाएंगे, वो चले जाएंगे, लेकिन जिस जगह पर जो रहेगा वो वहीं जाके टिकेगा। अगर ए वाला बैक्टीरिया यहाँ है तो यहाँ पर वहीं पर ए वाला लगेगा, इस पर भी ए वाला वहीं लगेगा। अरे बैक्टीरिया तो मिलियंस में होते हैं ना, सब उठ के नहीं चले जाएंगे उस पर, लेकिन जिस जगह से जाएंगे कुछ बैक्टीरिया वो वहीं टिकेंगे जाकर के। हमको एज सच उसका वो बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोन बना लिया, मतलब ये बैक्टीरिया यहाँ देखिए, ये यहाँ था, ये यहाँ, ये बैक्टीरिया की कॉलोनी हमने 2 प्लेट रेडी कर लिया, 2 प्लेट हमने रेप्लिका प्लेटिंग बना ली, न्यूट्रिएंट मीडियम पर ठप्पा लगा दिया। अब एक और देखिए, एक और आप रेडी कर सकते हैं, एक और रेडी कर सकते हैं इस तरीके से, और उसमें भी ये 2 जगह, ठीक है। एक में हमने मिलाया क्या चीज? एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक एंड टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, दोनों मिलाया, दोनों मिला दिया, ठीक है। अब दोनों मिलाया हमने तो क्या होगा जानते हैं? एम्पिसिलिन, देखिए ये वाला प्लाज्मिड था हमारे पास, इसी का एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूं, इसी वाले का ही। इसमें एक क्या है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, और एक क्या है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। एक चीज ये जानिए कि इधर टेट्रासाइक्लिन है, इधर वाला ना, हाँ, ये एम्पिसिलिन, इसमें कौन सी साइट थी? सेल 1, और इसमें BAMH1 है ना, BAMH1, इसमें PST1 था, PST1 और PBU फर्स्ट था। अगर आप इसको सेल 1 से काट रहे हैं, किससे काट रहे हैं? सेल 1 से, तो सेल 1 से कट जाएगा, यहां से कटेगा। आप इसको BAMH1 से भी काट सकते हैं, यहीं से कटेगा, ये BAMH1 से यहां से कटेगा, सेल 1 से काटेंगे तो यहां से कटेगा। लेकिन वो तो जिस जगह से काटा जाएगा, डीएनए को जो आपके पास टुकड़ा है आप इसको यहीं जोड़ेंगे ना। एक चीज ध्यान रखनी है कि जब हम प्लाज्मिड को जहां से काटते हैं वो जगह इनएक्टिव हो जाती है, ठीक है। जैसे ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है ना, इसी में 2 एंजाइम का साइट भी है, तो अगर आप सेल 1 से काट करके यहीं जोड़ रहे हैं तो अब इस प्लाज्मिड में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस क्षमता खत्म हो गई, इसको बोलते हैं इंसर्शन इनएक्टिवेशन, ठीक है। प्लाज्मिड को मतलब एलियन डीएनए को जहां जोड़ा जाएगा, अगर एलियन डीएनए को आप सेलेक्टिव मार्कर जीन में जोड़ रहे हैं, भाई 2 सेलेक्टिव मार्कर जीन है ना, इसी से तो पहचानेंगे कहां गया। तो इस सेलेक्टिव मार्कर जीन में अगर आप एलियन डीएनए को ला करके जोड़ रहे हैं तो ये प्लाज्मिड अब इस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस नहीं रह गया, अभी खत्म हो गया। अगर आप एलियन डीएनए को यहां जोड़ रहे हैं काट करके, तो इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर खत्म हो जाती है। डीएनए को जहां जोड़ेंगे, ठीक है, वो साइट इनएक्टिव हो जाएगी, वो साइट क्या हो जाएगी? इनएक्टिव, वो जगह फिर इनएक्टिव हो जाएगी। अगर सोचिए यहां कौन सी साइट थी? EcoR1, ध्यान दीजिएगा EcoR1 था ना। हम ये भी तो कर सकते हैं, इसको EcoR1 से काटें और अपना डीएनए यहां जोड़ दें, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, ठीक। हमारे पास 8 साइट है, उसमें कितनी जगह है जोड़ने वाली? 8 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट है, तो 8 एंजाइम से आप उसको कहीं पर भी काट सकते हैं। EcoR1 से काटेंगे यहां कटेगा, एलियन डीएनए को यहां जोड़ सकते हैं, लेकिन एलियन डीएनए को हम इसमें ना जोड़ करके खाली सेल 1 की वाली साइट या BAM या यहीं पर जोड़ते हैं। जानते हैं यहां क्यों नहीं जोड़ेंगे? कोई बताएगा? हम EcoR1 से नहीं काटेंगे उसको, क्योंकि जुड़ तो जाएगा, लेकिन ये कहां गया, किस सेल में, ये पता लगाने का कोई तरीका ही नहीं बच्चा। एक तरीका दूसरा है,
आप एंटीबायोटिक मिला करके नहीं पता लगा सकते हैं वो गया कहाँ। इसीलिए जहां जहां एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है आप उसी एंजाइम से कट करेंगे जो एंजाइम की साइट एंटीबायोटिक के अंदर है। अब इसमें इस एंटीबायोटिक में 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट है, किसी से भी काट लीजिए। टेट्रासाइक्लिन वाली में भी 2 साइट हैं, किसी से कट कर लीजिए। तो जब हम सेलेक्टिव मार्कर जीन को कट करके जोड़ते हैं तो वो सेलेक्टिव मार्कर जीन काम नहीं करती, इनएक्टिव हो जाती है। समझ में आ रहा ना। अब अगर मान लीजिए, देखिए जो नॉर्मल प्लाज्मिड है, ये नॉर्मल प्लाज्मिड है, देख रहे हैं ये नॉर्मल प्लाज्मिड हो गया। इसमें एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन है और क्या है, इसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। अगर इसको आप काटेंगे नहीं, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारा डीएनए या प्लाज्मिड कटा ही नहीं। कुछ सेल आपके पास ऐसी हो सकती है उसमें बैक्टीरिया जिसमें ये पूरा का पूरा गया हो, ये पूरा, ठीक है, ये डीएनए जुड़ा ही ना हो इसमें। ऐसा भी तो चांस है कि डीएनए ये जुड़ा ही ना हो। ध्यान सुनिएगा, कुछ सेल इसमें ऐसी मिलेंगी जिसमें ये पूरा प्लाज्मिड गया लेकिन ये डीएनए इसमें जुड़ा ही नहीं। तो जब डीएनए जुड़ा नहीं है तो ये दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देंगी। जिस सेल में ये पहुंचेगा ना उस पर ना तो एम्पेसिलिन काम करेगी ना तो उस पर टेट्रासाइक्लिन काम करेगी, दोनों के लिए रेजिस्टेंस पावर दे देगा। जिस बैक्टीरिया में ये पहुंचेगा उस बैक्टीरिया में क्या रहेगा, उसमें एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस क्षमता रहेगी और टेट्रासाइक्लिन वाली। तो अगर आप दोनों मिला दिए, दोनों, ठीक है, तो जिस सेल में ये वाला प्लाज्मिड पहुंचा रहेगा, सपोज करिए कि आपके पास 3, ये आपके पास 2 बैक्टीरिया हैं, इस बैक्टीरिया में ये वाला गया, कौन सा वाला, ये जिसमें हमने डीएनए को नहीं जोड़ नहीं पाया था। तो ये बैक्टीरिया क्या है, ये बैक्टीरिया ना तो एम्पेसिलिन से मरेगा और ना ही टेट्रासाइक्लिन से मरेगा, किसी से किल नहीं होगा। तो यहां मैं फिर से लिख दे रहा हूं, देखिए 3 ऑप्शन आपके पास बचते हैं। पहला ऑप्शन जो आएगा कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे रहेंगे, सम बैक्टीरिया आपके पास ऐसे होंगे जो नॉट किल्ड, वो किल्ड नहीं होंगे, किससे, बाय या तो एम्पेसिलिन या फिर टेट्रासाइक्लिन, किसी से किल नहीं होंगे। एंटीबायोटिक दोनों मिला लीजिए, क्यों, क्योंकि उसमें वो हमारा वाला जीन कहीं जुड़ ही नहीं पाया, सेलेक्टिव मार्कर कटा ही नहीं है। प्लाज्मिड तो पहुंच गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, समझ में आया, प्लाज्मिड पहुंच गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, लेकिन वो हमारा क्या है, वो प्लाज्मिड कहीं से कट नहीं पाया, पूरा का पूरा प्लाज्मिड गया। भाई हमारा मकसद इसमें यही है, हमको उस सेल को इसमें से खोज के निकाल लेना है जिस सेल में हमारे द्वारा जोड़ा हुआ डीएनए पहुंचा हुआ है, ठीक। तो एक सेल आपको, देखिए एक सेल आपको मान लीजिए ये वाली सेल मिली कि जिस सेल में क्या है, जिस सेल में कोई भी प्लाज्मिड, मतलब हम प्लाज्मिड तो पहुंचा है, इसमें प्लाज्मिड तो गया है, लेकिन उसमें क्या है, इसको टिक कर लीजिएगा, लेकिन उसमें एलियन डीएनए नहीं है, एलियन डीएनए उसमें नहीं गया है। ये कैसे पहचानेंगे, ये तरीका ही है। आप दोनों एंटीबायोटिक मिला लीजिए, दोनों से वो बच जाएंगे, मरे वरेंगे नहीं। समझ में आ गया। दूसरा तरीका देखिए क्या है, अगर मान लीजिए आपने दोनों एंटीबायोटिक मिलाए या कोई भी एंटीबायोटिक मिलाया, जो बैक्टीरिया मर जाएगा उसमें, जो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, दोनों एंटीबायोटिक से जो मर जाएंगे, दोनों से, याद रखिएगा, एम्पेसिलिन से भी मर जाएगा, टेट्रासाइक्लिन से भी मर जाएगा, उसमें कोई भी प्लाज्मिड पहुंचा ही नहीं है। सोचिए आपके पास ये प्लाज्मिड था, ठीक, ये प्लाज्मिड था और हमारे पास ये जीन थी, हमने इसमें जोड़ा या ना जोड़ा वो अलग मैटर है, जोड़ा या ना जोड़ा, लेकिन हमारे पास में ये होस्ट सेल हैं, इसमें सोचिए कि इस वाली सेल में किसी भी प्रकार का प्लाज्मिड पहुंचा ही नहीं है, नो प्लाज्मिड एंटर, ना तो जोड़ा हुआ प्लाज्मिड ना अकेला खाली प्लाज्मिड गया, कोई प्लाज्मिड ही नहीं गया, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं है। यहां तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है लेकिन इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो क्या होगा, तो नहीं हुआ है, तो जब प्लाज्मिड नहीं जाएगा तो ना तो इसमें एम्पेसिलिन की रेजिस्टेंस पावर रहेगा ना ही टेट्रासाइक्लिन। पिछले वाले में समझ में आया था ना।
पिछले वाले में प्लाज्मिड तो पहुंचा लेकिन हमारा एलियन डीएनए नहीं जुड़ा था। तो जब एलियन डीएनए यहां जुड़ा नहीं तो साइट दोनों बढ़िया से काम कर रही है ना, कोई साइट इनएक्टिव नहीं हुई थी, दोनों साइट बढ़िया से काम कर रही है। तो ये प्लाज्मिड ये सपोज करिए इस सेल में पहुंचा था तो ये सेल ना तो एम्पेसिलिन मिलाने पर किल हुआ था ना ही टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि इसमें ये दोनों साइट बढ़िया से काम कर रही थी क्योंकि ये डीएनए जोड़ नहीं पाया था। तो एम्पेसिलिन टेट्रासाइक्लिन मिलाने पर अगर होस्ट सेल सरवाइव कर रही है पूरी तरीके से तो आप याद रखिए कि उसमें डीएनए नहीं जुड़ा है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है लेकिन उसमें आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं जुड़ा है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, खाली प्लाज्मिड गया है, ये एलियन डीएनए जुड़ के नहीं गया। एक केस समझ में आया। दूसरा केस मैंने बताया कि अगर प्लाज्मिड ही नहीं पहुंचा तो प्लाज्मिड नहीं पहुंचेगा तो सोचिए कि बैक्टीरिया में क्या रेजिस्टेंस पावर रहेगी। यही प्लाज्मिड तो रेजिस्टेंस पावर दे रहा था ना उसको। अरे हो सकता है इस बैक्टीरिया में अपना प्लाज्मिड होगा ना, बैक्टीरिया में प्लाज्मिड अपना भी तो हो सकता है लेकिन उसमें रेजिस्टेंस पावर नहीं होगी, ये तो मर जाएगा बेचारा, तुरंत तो खत्म हो जाएगा। आप दोनों में से कोई भी मिला लेंगे फिनिश हो जाएगा। तो जिस सेल में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है वो एम्पेसिलिन टेट्रासाइक्लिन मिलाने पर वो सेल क्या हो जाते हैं, किल। जिस सेल में केवल ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ लेकिन एलियन डीएनए नहीं जुड़ा है वो सेल क्या है, कोई किल नहीं होती है। ठीक। अब तीसरा केस ये है कि आपके पास में देखिए, थर्ड ये है कि आपके पास ये प्लाज्मिड था, आपने यहां टेट्रासाइक्लिन वाले में एलियन डीएनए को जोड़ा, एलियन डीएनए कहां जोड़ा, यहां ले जाके जोड़ा। ठीक है। अब ये जिस सेल में मान लीजिए आपके पास सेल है ये, इस सेल में ये पहुंचा, ठीक, तो बताइए इसकी टेट्रासाइक्लिन वाली जीन काम करेगी कि नहीं करेगी? अब नहीं काम करेगी। अगर आप टेट्रासाइक्लिन में जोड़ करके ये भेज रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत एंटीबायोटिक अप्लाई कराएंगे। तो अगर टेट्रासाइक्लिन से ये बच जा रहा है, टेट्रासाइक्लिन मिलाने पर ये होस्ट सेल नहीं मरा, इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये डीएनए यहां जुड़ा नहीं है, हाँ, नॉन रिकॉम्बिनेंट। और अगर टेट्रासाइक्लिन मिलाने पर ये होस्ट सेल मर गई, आपने टेट्रासाइक्लिन में जोड़ा भी था और टेट्रासाइक्लिन मिला दिया, वो होस्ट सेल खत्म हो गई। इसका मतलब क्या है, वो वही होस्ट सेल थी जिसमें हमने अपने द्वारा जोड़े हुए प्लाज्मिड को भेजा था, लेकिन वो तो खत्म कहानी हो गई उसकी। तो समझ रहे ना, वो तो फिनिश हो गया ना। इसको देखिए एक बार और मैं जल्दी समझा देता हूं, थोड़ा सा हो सकता है आपको न समझ में आया हो। आपके पास ये देखिए इस तरीके से है, आपके पास ये प्लाज्मिड था, ठीक, आपने एलियन डीएनए लिया था, फिर से देख लीजिए, एलियन डीएनए आपने लिया था, आपने एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि प्लाज्मिड के साथ वो जुड़ा ना रहे, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि प्लाज्मिड के साथ ये जुड़ गया है। ये होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए और ये है खाली प्लाज्मिड है। इसमें दोनों साइड बढ़िया से काम कर रही हैं, एम्पेसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों, क्योंकि यहाँ जुड़ा बड़ा नहीं है। जिस जगह आप जोड़ेंगे वो जगह वो साइड काम नहीं करती है, याद रखिए, ठीक है। फिर वो उसमें रेजिस्टेंस पावर नहीं रहती है। इसमें एम्पेसिलिन यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस थी। हमारा ये प्लाज्मिड कहाँ पहुंचा ये देखने के लिए, जैसे ये आपके पास ये सेल थी, ठीक है, सपोज करिए ये प्लाज्मिड यहाँ पहुंचा, ये कहाँ पहुंचा, यहाँ पर, और ठीक, तो कैसे पहचानेंगे? तो पहचानने के लिए आपको या तो एम्पेसिलिन मिलाना पड़ेगा इस मीडियम में, या तो टेट्रासाइक्लिन मिलाना पड़ेगा। भाई एंटीबायोटिक से पहचानेंगे, ठीक, लेकिन ये देखना पड़ेगा आपने जोड़ा कहाँ था, ये देखना पड़ेगा आपने जोड़ा कहाँ था। देखिए अगर एम्पेसिलिन मिलाया और टेट्रासाइक्लिन मिलाया, अगर कोई भी सेल पूरी तरीके से मर गई, इसका मतलब क्या है, उसमें कोई भी प्लाज्मिड नहीं पहुंचा। ये बता दिया मैंने। प्लाज्मिड पहुंचेगा तो ये रेजिस्टेंस पावर देगा ना बढ़िया वाले, कोई प्लाज्मिड नहीं पहुंचा। अगर कोई भी सेल, ये सपोज करिए सेल बच गई,
एंटीबायोटिक मिलाया, एम्पेसिलिन टेट्रासाइक्लिन, ये सेल क्या हो गया, सर्वाइव कर रहा है, मर ही नहीं रहा है। इसका मतलब इसमें ये वाला प्लाज्मिड पहुंच रहा है जिसमें कोई भी साइट इनएक्टिव नहीं हुई है, दोनों साइट काम कर रही है, हमने इसमें जोड़ नहीं पाए, जोड़ा नहीं है। ठीक है, ठीक। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि आप एम्पेसिलिन या टेट्रासाइक्लिन मिलाया आपने, ठीक है। अब हमको देखना है कि अगर हमने टेट्रासाइक्लिन में जोड़ करके भेजा, हमने डीएनए कहाँ जोड़ा, यहाँ, और सोचिए ये यहाँ पहुंचा, ये किस जगह पहुंचा, यहाँ पर। अब बताइए ये सेल कैसे पहचान में आएगी, ये आपके द्वारा जोड़ा हुआ इस सेल में पहुंचा जा करके, तो आप इसको किस एंटीबायोटिक से आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आप इसको एम्पेसिलिन मिलाएंगे तो एम्पेसिलिन से ये मरेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। अरे एम्पेसिलिन कटा नहीं है, एम्पेसिलिन साइट कटी नहीं है, हमने टेट्रासाइक्लिन को काटा था ना, यही तो जोड़ा था, फिर इस प्लाज्मिड इसमें पहुंचा जा करके, तो हमारा ये होस्ट सेल एम्पेसिलिन के लिए रेजिस्टेंस बना रहेगा। तो एम्पेसिलिन के रेजिस्टेंस तो ये वाला भी तो था। अरे अगर ये यहाँ पहुंचा होगा या ये इसमें जाता तब भी तो एम्पेसिलिन से नहीं मरता ये, तो एम्पेसिलिन से तो नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना एम्पेसिलिन से, क्योंकि एम्पेसिलिन मिलाने पर ना तो ये रिकॉम्बिनेंट ये मरेगा, ये वाला सेल जहां पर ये जाएगा वो भी नहीं मरेगा, जहां पर ये जाएगा वो भी नहीं मरेगा। तो पहचानेंगे कैसे हम, टेट्रासाइक्लिन से, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन हमने काट रखा है, यही जोड़ा है। तो जब ये सोचिए ये इस सेल में गया, आप जैसे टेट्रासाइक्लिन मिलाएंगे ये सेल क्या हो जाएगी, मर जाएगी, क्योंकि इसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर इस प्लाज्मिड अब नहीं है। तो ये प्लाज्मिड जिस भी सेल में जाएगा उस सेल में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर खत्म हो चुकी होगी, ठीक। और आपको टेट्रासाइक्लिन मिलाने पर वो सेल डाई हो जाएगी। तो बताइए डाई हो गया तो फिर हम आगे कहां से खोज के लाएंगे। हमारा मकसद तो था कि उसी सेल को पहचानना जिस सेल में ये जा चुका है, उसी को पकड़ना था ना आगे। अरे इसी को तो आगे आप एक्सपेरिमेंट में कल्चर कराएंगे, ये तो मर गई, ये तो मर चुकी है ना। ये नहीं, जितनी कॉलोनी इसकी रहेंगी ना, जिस जिस सेल में ये पहुंचा रहेगा वो सारी होस्ट सेल मर जाएंगी। टेट्रासाइक्लिन मिलाने पर वो सारी होस्ट सेल मर जाएंगी, जिस भी सेल में ये प्लाज्मिड पहुंचा रहेगा। तो सारी सेल तो खत्म हो गया, सारी कॉलोनी खत्म, तो कहां से उठाएंगे फिर इसको। इसीलिए वो बनाया जाता है ठप्पा, इसीलिए बनाते हैं। आप समझ में आ रहा, जैसे हमने एक मास्टर प्लेट लिया था, मास्टर प्लेट में हमारे पास ढेर सारे बैक्टीरिया थे, हमको पता लगाना था कि इस बैक्टीरिया में पहुंचा, किस में पहुंचा, किस में पहुंचा, हमको नहीं पता किस में पहुंचा। सपोज करिए इसमें पहुंचा है, लेकिन इसमें जैसे ही आप मिलाते हो तो मर जाता है। आपने देख चुके हैं ना, जैसे मिलाएंगे टेट्रासाइक्लिन वो तो कहानी खत्म हो जाएगी उसकी, पहुंचा भी उसी में था, वो मर भी गया, तो कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसीलिए मास्टर प्लेट रहती है, उससे बैक्टीरिया को दो प्लेट में अलग अलग ट्रांसफर कर लेते हैं, एक यहां पर और एक यहां पर, ठीक है। तो सेम चीज यहां पर भी तो आई ना। अब सोचिए ये यही इसी सेल में पहुंचा था हमारा प्लाज्मिड, ठीक, पहुंचा था ना। हम इसमें एंटीबायोटिक नहीं मिलाते मास्टर प्लेट में, हम उसमें मिलाएंगे जो हम रेप्लिका बनाया, हमने रेप्लिका, उसमें हम एंटीबायोटिक मिला के चेक करेंगे। तो सपोज करिए कि आपका ये वाला सेल मर गया, तो आपको पता लग जाएगा, हमने स्पॉट तो पता लगता ना कि प्लेट पर ये जगह यहां थी और यही वाले बैक्टीरिया मर गए, इसका मतलब यही कॉलोनी हमको उठानी है यहां से, क्योंकि इसी जगह पर ये वाले बैक्टीरिया मर चुके हैं अब, ठीक। तो हमको ये वाली कॉलोनी को उठा करके आगे ले जाना है, अदरवाइज वो तो वहीं से खत्म हो जाएंगे। अब थोड़ा सा आपको ये चीज समझ में आई होगी कि क्यों हम इस तरीके से इसको करते हैं। रेप्लिका प्लेट बना, उसमें बुक में एक लाइन यही लिखा है कि इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसमें हमको इसका 2 कॉपी बनाना पड़ता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो मेथड है सिलेक्शन का, उसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि इसमें हमको मल्टीपल कॉपी बनानी पड़ती है। और उससे बढ़िया एक दूसरा तरीका बुक में लिखा बीटा गैल्जीन मेथड से, उसमें कुछ नहीं करना है, जिस यहीं पर सब कुछ पता लग जाए किस सेल में पहुंचा किस में नहीं पहुंचा, यहीं पता लग जाएगा, आपको कुछ कॉपी बनाने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है। थोड़ा सा देखिए कठिन चीज थी जो मैंने आपको बताया, और नहीं समझ में आएगा तो फिर बताइएगा, इसको आ गया ना। अरे क्वेश्चन थोड़ी है, उसको ले आएगा, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया,
क्यों रेप्लिका प्लेटिंग बनाते हैं? क्योंकि वो सेल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, उसको हम नहीं ले पाएंगे। क्वेश्चन लेके आइएगा, अभी ये वाला टॉपिक आगे बढ़ना है, ठीक है, और टाइम नहीं ज्यादा लगाएंगे क्योंकि अब देखिए हम लोग सिलेबस धीरे धीरे फिनिश करना है, ठीक। नेक्स्ट वीक किसी भी दिन टेस्ट होगा, रेडी रहिएगा, बता दिया जाएगा किस कौन सा टॉपिक आएगा।